बेंगलुरु शहर के सबसे बड़े होटल स्टारलाइट में अरमान सिंघानिया की शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। जितने भी शहर भर के, दुनिया भर के वीआईपी लोग थे, वे उस वक्त उस शादी में मौजूद थे। और अरमान सिंघानिया उस वक्त शादी के कपड़ों में मंडप में बैठा हुआ अपनी दुल्हन के इंतजार करने के बजाय अपने ऑफिस का काम कर रहा था। उसके एक हाथ में लैपटॉप, दूसरे हाथ में उसका फोन था। साथ साथ उसके कुछ आदमी उसके आसपास खड़े हुए थे। सभी लोग जो कि उस वक्त शादी में आए हुए थे, अरमान सिंघानिया को देखकर इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा रहे थे कि अपनी शादी के दिन भी इस बंदे को काम से फुर्सत नहीं है। आखिरकार सिंघानिया इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस तो यही है और उसके ऊपर कितनी ही सारी जिम्मेदारियां हैं। वहीं शादी में आए हुए कुछ लोग इस बात के बारे में गॉसिप कर रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा कि अरमान सिंघानिया ने एक मिडिल क्लास लड़की को ही अपनी पत्नी बनाने का फैसला क्यों लिया है, जबकि अगर वह चाहे तो शहर भर की एक से बढ़कर एक अमीर लड़कियां उससे शादी करने के लिए तैयार थीं, क्योंकि उसके जितना अमीर और डैशिंग, स्मार्ट और हैंडसम पूरे शहर में कोई नहीं था। तभी पंडित जी की वहाँ एक आवाज गूंजती है, जल्द से जल्द दुल्हन को बुलाया जाए। अब दुल्हन को बुलाने वाली बात सुनकर सामने खड़ी हुई एक औरत जल्दी ही 2-3 लड़कियों को लेकर दुल्हन के कमरे की ओर जाने लगती है ताकि वह वहां से दुल्हन को लेकर आ सके। लेकिन जैसे ही वह दुल्हन वाले कमरे की ओर बढ़ती है, दुल्हन के पापा तुरंत उनका रास्ता रोक लेते हैं और कहने लगते हैं, अरे आप लोग चलिए, मैं अपनी बेटी को लेकर आता हूँ, बस थोड़ी सी तैयारी अभी बाकी है। ऐसा कहकर वह उन्हें टाल देते हैं और वापस से उन्हें नीचे शादी के मंडप की ओर भेज देते हैं। तभी उन सब लोगों में से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ एक इंसान बड़ी ही हैरानी से ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया के दादाजी आलोक सिंघानिया थे, जिनके कहने पर ही अरमान सिंघानिया यह शादी कर रहा था। और क्योंकि उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वह अपने पोते की शादी अपनी आंखों से देख सकें, दादाजी आलोक सिंघानिया ने अरमान की शादी तय कर दी थी। और शादी के लिए उन्होंने अपने ही ऑफिस में काम करने वाले एक क्लर्क मिस्टर मनोज मल्होत्रा की बेटी को चुना था। मिस्टर मनोज मल्होत्रा की बेटी का नाम प्रियंका था। प्रियंका को अरमान से मिलाया गया था और उसे बताया गया था कि अरमान की शादी प्रियंका से ही होगी। प्रियंका कम खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वह किसी और से प्यार करती थी। साथ ही साथ उसके जिंदगी में अपने कुछ सपने थे। वह जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। लेकिन जितना उसने अरमान के कारनामों के बारे में सुना था, उसके बाद से उसे अरमान से काफी ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि अरमान का अहंकारी अंदाज और बर्ताव पूरे शहर से छुपा नहीं था। अरमान जब चाहे जिसे चाहे बर्बाद करने की हिम्मत और ताकत दोनों ही रखता था। इतना ही नहीं, अरमान सिंघानिया से पंगा लेने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक बार एक मॉडल ने अरमान सिंघानिया को भारी महफिल में प्रपोज कर दिया था और अरमान ने बिना किसी की परवाह किए उसका पूरा करियर, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरमान को लड़कियों से एक तरह से बहुत ज्यादा चिढ़ थी, और ये चिढ़ क्यों थी, इसके उसके अपने खास रीजंस थे। क्योंकि पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से उसका भरोसा हर चीज पर से उठ चुका था। इसलिए प्यार से, विश्वास से, हर चीज से उसका भरोसा उठ चुका था, जिसके बदौलत अब उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना सबसे ज्यादा जरूरी बन चुका था। और उसी के बदौलत आज सिंघानिया इंडस्ट्रीज न केवल शहर भर की बल्कि पूरे देश की नंबर 1 इंडस्ट्रीज थी। वेल, अब जैसे ही बिना दुल्हन के वह औरतें वापस आईं, आलोक जी को इस बात का एहसास हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो वह बिना किसी को भनक लगे उस कमरे की ओर जाने लगे जिस कमरे में प्रियंका यानी कि दुल्हन मौजूद थी। और जैसे ही वह वहां गए, उन्होंने देखा कि उस कमरे में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अब आलोक जी काफी हद तक हैरान परेशान हो उठे और बिना किसी दरवाजे पर दस्तक दिए वह तुरंत अंदर चले गए। और जैसे ही वह अंदर गए, उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लड़की का हाथ मनोज जी ने यानी कि प्रियंका के पापा ने पकड़ रखा था और साथ ही साथ प्रियंका की माँ उसे मार रही थी। अब जैसे ही आलोक जी ने यह देखा तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था
और वह कहने लगे, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अब जैसे ही आलोक जी की रोबदार आवाज वहां गूंजी, सभी हैरानी से आलोक जी को देखने लगे और वह लड़की जिसके हाथ मनोज जी ने पकड़ रखा था, वह बुरी तरह से रो रही थी। तभी आलोक जी कहने लगे, यह लड़की कौन है और इसको आप इस तरह से क्यों मार रहे हैं? और प्रियंका कहाँ है? और क्या आप लोगों को सुनाई नहीं दिया? पंडित जी दुल्हन को मंडप में बुला रहे हैं। बोलिए, जवाब दीजिए, प्रियंका कहाँ है? अब मनोज जी और साथ ही साथ मनोज जी की पत्नी सीमा जी दोनों सर झुकाकर खड़े हो गए और कहने लगे, हमें माफ कीजिएगा सर, प्रियंका यहाँ मौजूद नहीं है। अब मनोज जी ने जैसे ही हाथ जोड़कर आलोक जी से माफी मांगी, उनका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ चुका था और वह कहने लगे, ये क्या बकवास कर रहे हो मनोज तुम? शायद भूल रहे हो तुम हमारे ऑफिस में काम करने वाले एक मामूली से आदमी हो, तो तुम इस तरह से हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए हो इस वक्त इस शादी में शहर भर के सभी बड़े लोग, सभी हमारे बिजनेसमैन मौजूद हैं और तुम हमें कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है? सच सच बताओ, क्या बात है? अब जैसे ही आलोक जी ने यह कहा, मनोज की पत्नी सीमा आगे आई, कहने लगी, मैं बताती हूँ सर, क्या बात है, हम तो आपके इतने बड़े घर में हमारी बेटी की शादी हो रही है, इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थे और इसीलिए हमने गांव से हमारी ये नंद की बेटी को भी बुला लिया था। बहुत समय पहले एक एक्सीडेंट में इसके माता पिता मारे गए थे, क्योंकि यह गांव में अपनी नानी यानी कि मेरी सास के साथ रहती है। तो हमने सोचा कि यह शादी में आएगी तो शादी के कुछ फंक्शन में हाथ बटाएगी तो सही रहेगा, और इसने काम भी किए। हल्दी, मेहंदी, हर एक फंक्शन में इसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और घर के सारे काम किए। लेकिन आज जब हमने प्रियंका को लेने के लिए भेजा तो इसने हमें आकर बताया कि प्रियंका तो यहाँ है ही नहीं, वह तो भाग गई है। हमें पूरा का पूरा यकीन है कि इसी लड़की ने प्रियंका को भगाया है। ऐसा कहकर मनोज और साथ ही साथ उसकी पत्नी सीमा आस्था पर इल्जाम लगाने लगी। आस्था रो रही थी, चीख रही थी और कह रही थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मामी, आपको गलत फहमी हुई है। मैं कब से आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं प्रियंका दीदी को लेने के लिए यहाँ इस कमरे में आई, प्रियंका दीदी उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थी। आखिरकार आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? ऐसा कहकर आस्था रोने लगी। रोने की वजह से उसकी खूबसूरत सी नाक एकदम टमाटर के जैसे लाल हो गई थी, जिसमें वह रोती हुई और भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। तभी आलोक जी, मनोज और सीमा पर गुस्सा होते हुए बोले, हमें ये सब कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, हमें अभी इसी वक्त किसी और लड़की का इंतजाम करके दो। हम आज के आज ही यह शादी जरूर करेंगे। अगर आज यह शादी नहीं हुई तो पूरा का पूरा सिंघानिया एम्पायर बर्बाद हो जाएगा, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसके बाद अरमान तुम्हारी क्या हालत करेगा, क्योंकि वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बिजनेस पर, अपनी फैमिली पर वह किसी तरह की कोई भी बेइज्जती या परेशानी या किसी भी तरह की कोई भी बात या कोई भी दाग वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब मनोज और सीमा दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। तभी अचानक सीमा आगे आई। आस्था का हाथ पकड़कर उसने तुरंत आलोक जी के सामने उसे पटक दिया। कहने लगी, हमें पूरा यकीन है सर, इसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है और इसके भरपाई ये ही चुकाएंगी। अब अगर आप कहें तो हम अभी और इसी वक्त इस लड़की को शादी का जोड़ा पहनाकर मंडप में बिठा देते हैं। अब जैसे ही अचानक सीमा जी ने यह कहा, आस्था की हालत खराब हो गई और वह बहुत बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, मामी जी, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? आप भला मेरी शादी ऐसे कैसे करवा सकती हैं? अभी मेरे सपने हैं, मेरा करियर है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। आप ऐसे कैसे इस तरह की बातें करके मेरी शादी करवा सकती हैं? मैंने आपसे कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है और मैं गांव से शहर सिर्फ और सिर्फ प्रियंका दीदी की शादी अटेंड करने के लिए ही आई हूँ। मैं उनकी शादी में उन्हें शादी से भगाने के लिए थोड़े ही आई हूँ। आपको गलत फहमी हुई है। ऐसा कहकर आस्था बड़ी बुरी तरह से रोने लगी और तब आलोक जी बड़े ही ध्यान से आस्था की ओर देख रहे थे। असल में तो आस्था उन्हें पहली नजर में ही भा गई थी और अब आस्था की इस तरह की बातें सुनकर वह काफी हद तक थोड़ा सा परेशान भी हो गए, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे
अरमान को लड़कियों का जॉब करना या फिर किसी भी औरत का घर से बाहर जाकर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वह किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी डॉक्टर बनना चाहे या ना चाहे। जबकि आस्था डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि उसके गांव में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं था। इनफैक्ट जब उसके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तब से आस्था ने कसम खा ली थी, अपनी जिंदगी का इकलौता मकसद बना लिया था कि वह डॉक्टर बनकर रहेगी और अपने गांव में ही अपना एक छोटा सा अस्पताल खोलेगी या फिर छोटा सा क्लिनिक खोलकर लोगों की सेवा करेगी। और जिस तरह से उसके माता पिता की मौत हुई है, वह किसी और की मौत नहीं होने देगी। तो डॉक्टरी करना उसके नस नस में बस चुका था। लेकिन अब अचानक से शादी की बात सुनकर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह ऐसे कैसे अचानक से शादी कर सकती थी? उसके जिंदगी का एक ही मकसद था, केवल डॉक्टर बनना ही उसका इकलौता और मात्र सपना था। तभी उसकी मामी अचानक से आ गई और एक और छांटा उसने आस्था के मुंह पर दे मारा और कहने लगी, ए लड़की, अपने फालतू की बकवास बंद कर। अगर तूने आज ये शादी नहीं की तो जानती है हम लोग कितनी बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अरमान सिंघानिया के आदमी हमारी जान ले लेंगे। वह तेरे मामा को गोली मार देंगे, गोली। अब तू देख ले तुझे क्या करना है। अगर तू हमारी लाश देखना चाहती है तो बेशक मामा की जान और इज्जत दोनों ही बचा लो, प्लीज। आस्था को मजबूर करने लगी। वहीं आस्था के आंसू थे कि काफी ज्यादा बह निकले। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। लेकिन तभी आलोक जी ने मनोज जी से कहा, इस लड़की को शादी के जोड़े में तैयार कर, फटाफट से शादी के मंडप में बिठाओ। जैसे ही आलोक जी यह ऑर्डर देकर वहां से जा चुके थे और अब आस्था घुटनों के बल बैठकर बुरी तरह से रोने लगी, तभी अचानक उसके मामा अपने दोनों हाथ जोड़कर आस्था के पास बैठ गए और कहने लगे, आस्था बेटे, अपने मामा की जान और इज्जत दोनों ही बचा लो, प्लीज। अगर तूने आज यह शादी नहीं की तो अरमान सिंघानिया हम सबकी जान ले लेगा। तुम नहीं जानती कि वो गुस्से में कितना ज्यादा तेज है। उसके लिए जान लेना बहुत मामूली सी बात है। बेटी, हमारी बात मान लो और शादी के लिए हाँ कह दो। ऐसा कहकर वह बड़ी ही बुरी तरह से रोने लगे। आस्था को उसके मामा अरमान से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे और बोले थे, अगर तूने आज यह शादी नहीं की तो अरमान सिंघानिया हम सब की जान ले लेगा। तुम नहीं जानती कि वह गुस्से में कितना ज्यादा तेज है। उसके लिए जान लेना बहुत मामूली सी बात है। बेटी, हमारी बात मान लो और शादी के लिए हाँ कह दो। ऐसा कहकर वह बड़ी ही बुरी तरह से रोने लगे। तब आस्था ने एक और कोशिश की और कहने लगी, लेकिन मेरी नानी का क्या होगा? मेरी नानी मेरे बगैर नहीं रह पाएगी। तभी मनोज जी कहने लगे, बेटा, शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारी नानी मेरी माँ भी है। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हमने उन्हें उस गांव में तुम्हारे पास छोड़ रखा था, लेकिन अब मैं उन्हें हमेशा वहां से ले आऊंगा। बेटा, बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी नानी को गांव से यहाँ अपने साथ में ही रखूंगा और उनकी दिन रात सेवा करूंगा। वैसे भी वह मेरी माँ है और मैं उनकी दिन रात सेवा करूंगा। अपनी नानी को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। अभी के लिए बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो। उसके बाद हम कुछ ना कुछ करके तुम्हें अरमान की जिंदगी से निकाल लेंगे। बस कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों तक इस शादी के रिश्ते को निभा लो, प्लीज बेटा, प्लीज। ऐसा कहकर वह उसकी खुशामद करने लगे। अब आस्था पूरी तरह से मजबूर हो चुकी थी। आस्था, जो कि अपने मामा के एक फोन कॉल पर पूरे गांव में उछलने लगी थी, क्योंकि उसके मामा ने पहली बार उसे अपनी बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए बुलाया था। साथ ही साथ हालांकि आस्था की नानी ने, यानी कि मनोज की माँ ने उसे मना भी किया था, बेटी, तुम इस शादी में मत चलो। अपनी बेटी और दामाद की मौत के बाद आस्था ही उनका इकलौता सहारा थी और उसकी दादी ने उसे बोला भी था कि मनोज अच्छा नहीं है, भले ही वह मेरा खून हो, मेरा बेटा हो, लेकिन तूने देखा नहीं, शहर में जाकर वह इस तरह से बस गया है कि उसने एक बार भी अपनी बूढ़ी माँ की खैर खबर नहीं ली। बस
हर महीने के तौर पर घर खर्च के लिए पैसे भिजवा देता है और अपनी सारी जिम्मेदारी से आजाद हो जाता है। लेकिन आस्था काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि वह काफी समय से गांव में रह रही थी। उसने शहर की दुनिया, शहर का माहौल, वहां के कोई फंक्शन नहीं देखे थे। तब आस्था ने अपनी दादी को समझाया, कम से कम मनोज मामा ने हमें बुलाया तो है ना, और वैसे भी उनकी इकलौती पोती प्रियंका की शादी है तो उन्हें जरूर जाना चाहिए। जब आस्था ने काफी ज्यादा अपनी नानी को समझाया तब वह दोनों दादी पोती शादी में जाने के लिए तैयार हो गईं और वह दोनों प्रियंका की हल्दी से 2 दिन पहले शहर में पहुंच चुकी थीं। शहर को देखकर आस्था काफी ज्यादा खुश हो रही थी। हालांकि उसे डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए भी शहर में ही आना था, तो इसीलिए आस्था ने सोचा कि वह शादी में जाएगी, साथ ही साथ शहर के रंग रूप ढंग, शहर का माहौल देख लेगी और किस तरह से उसे शहर में सरवाइव करना है, उस बारे में कहीं ना कहीं यह सोचते हुए आस्था शहर में आई थी। और पूरे 2 दिन उसने अपनी मामी के साथ उनके बाजार का सारा काम, घर का खाना बनाया था। इतना ही नहीं, उसकी मामी ने पूरी तरह से सारी जिम्मेदारी आस्था के कंधों पर ही दे दी थी। साग सब्जी लाना, घर में मेहमानों की देखरेख, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन। हालांकि नौकर भी उन्होंने घर में काम करने के लिए लगाए हुए थे, लेकिन सब कुछ आस्था अपनी निगरानी में ही करवा रही थी। और बड़े ही जोरों शोरों से प्रियंका की हल्दी का फंक्शन भी हुआ था और मेहंदी का फंक्शन भी हुआ था। और फंक्शन के बाद रात के 2:00 बजे के वक्त जब अचानक आस्था की आंख खुली, उसने देखा कि प्रियंका किसी से रो रो कर बात कर रही थी। तब आस्था को उस पर कुछ शक भी हुआ था, लेकिन उसने उसे अपनी दादी की कही हुई बात याद थी कि उसे किसी के भी मामले में नहीं घुसना है और ना ही किसी के बारे में ज्यादा सोचना है। तो यही सोचकर आस्था चुप हो गई थी और उसने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन प्रियंका यूं इस तरह से शादी के वाले दिन शादी का मंडप छोड़कर भाग जाएगी, इसके बारे में तो आस्था ने दूर दूर तक कुछ नहीं सोचा था। उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ इतना ही निकला था कि उसने प्रियंका दीदी को किसी से बात करते हुए सुना था और इसी बात की गलत फहमी में उसके मामा और मामी दोनों ने यह समझ लिया कि आस्था ने ही प्रियंका को भगाया है। अब आस्था के पास कोई और रास्ता नहीं था और जल्दी ही उसे एक शादी का जोड़ा पहनाया गया था और उसके सर पर लंबा सा घूंघट डाल दिया गया। अरमान को इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से होने वाली है। आस्था को तो उसने आज तक देखा भी नहीं था। अब जल्दी ही आस्था को दुल्हन बनाकर अरमान के ठीक बराबर में बिठा दिया गया और अरमान सिंघानिया ने एक बार भी अपने बराबर में बैठी हुई दुल्हन की ओर नहीं देखा। उसका पूरा ध्यान उस वक्त अगर किसी चीज पर था तो सिर्फ और सिर्फ अपने लैपटॉप और फोन की स्क्रीन पर। वह एक भी मूवमेंट, एक भी पल अपना काम बर्बाद नहीं करना चाहता था। सिर्फ और सिर्फ उसे पूरे मंडप में आलोक सिंघानिया के अलावा किसी और को इस बात के बारे में दूर दूर तक एहसास नहीं था कि जिसकी शादी इस वक्त अरमान सिंघानिया से हो रही है, असल में वह लड़की है ही नहीं जिस लड़की को उन्होंने अरमान के लिए दुल्हन चुना है। दुल्हन बदल चुकी है। जल्दी ही अरमान सिंघानिया ने पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए 7 फेरे कंप्लीट कर लिए और साथ ही साथ आस्था के मांग में सिंदूर भर दिया और मंगल सूत्र भी पहना दिया। आस्था का दिल काफी ज्यादा रो रहा था। अरमान सिंघानिया ने एक बार भी यह जानने या देखने की कोशिश नहीं की कि उसकी बीवी कैसी दिख रही है, दुल्हन बनकर यहाँ क्या हो रहा था, क्या नहीं। वह तो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से अपने काम में खोया हुआ था। और जब वह आस्था को मंगलसूत्र पहना रहा था तब आस्था के आंसुओं की कुछ बूंदें उसके हाथ पर गिरीं। तब जाकर अरमान को थोड़ा सा अजीब लगा और उसने एक पल शादी के जोड़े में सजी हुई अपनी दुल्हन की ओर देखा, लेकिन लंबा घूंघट होने की वजह से वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वह यह केवल कुछ ही पल के लिए रुका और उसके बाद अरमान फिर से अपने फोन और काम में पूरी तरह से खो चुका था। आलोक जी ने जल्दी ही आस्था की पूरी जन्म कुंडली अपने हाथों में मंगवा ली थी, क्योंकि वह जिस लड़की को अपनी बहू बनाने जा रहे थे उसके बारे में सारी चीजें उन्हें अच्छी तरह से जाननी थी। और जैसे ही आलोक जी की नजर आस्था के माँ बाप पर डिटेल्स पर पड़ी जो कि एक्सीडेंट में मारे गए थे,
तब आलोक जी के चेहरे पर कुछ अलग ही तरह के भाव आ गए थे। तब आलोक जी मन ही मन में कहने लगे, मैंने तो सोचा था कि आज अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए शादी करवा लूंगा और उसके बाद इस लड़की को 2-3 दिन के बाद तलाक देकर आजाद करवा दूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस लड़की को जिंदगी भर मेरे पोते अरमान सिंघानिया की पत्नी बनकर ही रहना होगा। कहीं ना कहीं यह सोचते हुए आलोक जी कहीं खो गए। जल्दी ही पूरे रीति रिवाज के साथ शादी के फंक्शन कंप्लीट हो चुके थे और एक जगह 4 लोग अपनी नजर झुकाए खड़े हुए थे। वह उस शादी के हाल में अरमान सिंघानिया के बाद उस शादी का सबसे हैंडसम चेहरा कोई था तो वह 4 लोग ही थे। और 4 लोगों में से एक अरमान सिंघानिया का भाई, कजिन ब्रदर और दोस्त थे। साथ ही साथ वह 3 बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे जो कि बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे। उनमें से एक फेमस डॉक्टर था जो कि अरमान सिंघानिया का दोस्त था और स्पेशली उसके साथ शादी अटेंड करने के लिए वह वहां आया था। लेकिन चारों का उस वक्त मूड काफी ज्यादा खराब था। सबके सब शेरवानी पहने हुए थे और एक से बढ़कर एक हैंडसम और चार्मिंग लग रहे थे। जितनी भी शादी हाल में लड़कियां आई हुई थीं, सबकी नजरें बार बार जाकर उन पर ही ठहर रही थीं, क्योंकि अरमान सिंघानिया को अब देखने का उनका कोई फायदा नहीं था। अरमान सिंघानिया की शादी हो चुकी थी, तो इस वक्त वह चारों स्मार्ट लड़के सभी लड़कियों के क्रश बने हुए थे। लेकिन उन चारों का मुंह पूरी तरह से लटका हुआ था। उन चारों को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी दादाजी उनके पास जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, क्या बात है, तुम चारों इस तरह से मुंह लटकाकर यहाँ क्यों खड़े हुए हो? शादी में आए हो या किसी के मातम में आए हो? तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अपने दोस्त या भाई की शादी में नहीं, बल्कि किसी की शोक सभा अटेंड करने के लिए तुम लोग यहाँ आए हो। अब जैसे ही दादाजी ने यह कहा, आकाश मुंह पिचकाकर बोला, क्या दादाजी, भाई की शादी तो आपने करा दी। मेरा इकलौता दोस्त था, मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था उसकी शादी के लिए, लेकिन आपने हमें इतनी सी भी मस्ती करने नहीं दी, इसलिए अब हम आपसे बात भी नहीं करेंगे। ऐसा कहकर आकाश ने फिर मुंह बना लिया। अब तक आलोक जी समझ चुके थे कि इन चारों को मौज मस्ती करने का मौका नहीं मिला है, इसी वजह से शायद ये सब मुंह लटकाकर खड़े हुए हैं। तभी दादाजी कहने लगे, अच्छा, अपना मूड सभी के सभी बिल्कुल ठीक करो और घर जाकर जो तुम लोगों को मौज मस्ती करनी है वह करते रहना, मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। अब जैसे ही दादाजी ने यह कहा, तब सुमित कहने लगा, क्या वाकई दादाजी, क्या आप हमें बिल्कुल भी पार्टी करने से नहीं रोकेंगे? पूरी रात हम लोग मजे करेंगे। अब वादा कीजिए कि आप हमें नहीं डांटेंगे। अब जैसे ही सुमित, जो कि उस शहर की अच्छी खासी कंपनी का बड़ी पोस्ट का सीईओ था, उसने इस तरह की बात की, उसके दादा आलोक जी उसकी ओर देखकर कहने लगे, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता है कि तुम्हारे नीचे कम से कम 600 लोग काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चों जैसे हरकतें हैं तुम सबकी, ना जाने कब बड़े होंगे तुम लोग। अब अरमान की तो शादी हो गई है, अब धीरे धीरे तुम चारों की शादी भी करवा दूंगा, उसके बाद देखूंगा कि तुम लोग कैसे और किस तरह से पार्टी करोगे। अब जैसे ही दादाजी ने उन चारों की टांग खींची, वह चारों बुरी तरह से मुंह बनाने लगे और तभी उनमें से ध्रुव आगे आया और कहने लगा, दादाजी प्लीज अभी शादी वादी की बात हमसे मत कीजिए, यह हमारे हंसने खेलने कूदने के दिन हैं और शादी के चक्कर में हम अपनी जिंदगी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देंगे। और वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैं सिर्फ 26 साल का हूँ, क्या इस उम्र में कोई शादी करता है भला? और वैसे भी दादाजी, आपने अरमान ब्रो की जो शादी करवाई है, अब वह बेचारे देखो अपनी बीवी को एक नजर उठाकर भी नहीं देख रहे हैं। देखो जरा, अपनी बीवी से ज्यादा प्यार तो उन्हें अपने फोन और लैपटॉप से है। आपको दिख नहीं रहा है क्या? आपको पूरी शादी में सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसा कहकर ध्रुव दादाजी को अरमान की ओर दिखाने की कोशिश करने लगा। तब उसके दादा कहने लगे, अपने फालतू की बकवास बंद करो। दादाजी ध्रुव पर गुस्सा करते हुए बोले थे, अपनी बकवास बंद करो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम लोग क्या हो क्या नहीं। तब सुमित कहने लगा, हाँ यार आकाश, दादाजी से बहस करना बिल्कुल बेकार है,
कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने जो अभी हमें रात को पार्टी करने की परमिशन दी है, कहीं उसे भी वह कैंसिल ना कर दें। तभी आहान कहने लगा, अच्छा अच्छा, ठीक है दादाजी, अभी इस बात पर ध्यान देते हैं। हमने शादी में यहाँ मौज मस्ती नहीं की, अब हमें रात को मौज मस्ती करने देंगे। बस ऐसा कहकर आहान ने दादाजी को मना लिया। तब उसके दादा एक लंबी गहरी सांस लेते हुए वहां से चले गए। दादाजी के जाने के बाद सुमित कहने लगा, ना ढोल, ना नाचना, ना गाना बजाना, क्या यार, ये कितनी बोरिंग शादी हो गई अरमान ब्रो की। कहने के लिए तो यह इस शहर का सबसे बड़ा रईस और हैंडसम मुंडा है, लेकिन यहाँ पर इतनी सी भी मौज मस्ती नहीं हो रही है। सब कुछ बड़ा ही फीका फीका सा लग रहा है। ऐसा कहकर एक बार फिर सुमित ने अपना मुंह बिचका लिया। तब ध्रुव कहने लगा, हाँ यार, लेकिन आप अपना मूड इस वक्त ठीक करो। और देखो, शादी ऑलरेडी हो चुकी है। अभी फिलहाल आप सब एक काम करो, घर जाकर भाभी के आने का वेलकम की तैयारी करो। हमारे घर में तो कोई लेडीज वगैरह भी नहीं है जो भाभी के वेलकम की तैयारी करे, हम लोगों को ही सब कुछ करना होगा। तभी आकाश कहने लगा, यार शायद तुम लोग भूल रहे हो, पूरे के पूरे घर में लेडीज अगर कोई है तो भाभी ही होंगी, और उनको हम लोगों के बीच ऑकवर्ड ना फील हो तो हमें इस तरह का कुछ मैनेजमेंट लेकर चलना होगा। और वैसे भी अरमान को तो देखकर लग रहा है कि वह जितना ध्यान अपने फोन और लैपटॉप पर देने वाला है, वह भाभी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला। और वैसे भी उसने ये शादी सिर्फ और सिर्फ दादा के लिए की है, तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। तभी वह आकाश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगे, शायद तुम ठीक कह रहे हो यार, हमें अपनी पार्टी से ज्यादा भाभी का ध्यान रखना होगा। ऐसा कहकर चारों ही अपने आप कुछ प्लान्स बनाने लगे और उनमें से 2 जल्दी वहां से विदा लेकर सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो चुके थे, क्योंकि वहां जाकर उन्हें आस्था के वेलकम की तैयारी भी करनी थी। आस्था और अरमान की शादी कंप्लीट होने के बाद जल्दी ही विदाई का समय आ चुका था। इस बीच भले ही अरमान की शादी आस्था से हो गई हो, लेकिन उसने एक बार भी उसकी ओर देखना जरूरी नहीं समझा। उसका ध्यान अगर कहीं था तो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से अपने काम पर। यहाँ आस्था ने भी अरमान की शक्ल नहीं देखी थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसकी नजर अपनी नानी को ढूंढ रही थी। उसे इस वक्त इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आस्था ना तो वह शहर में रहती थी और न ही शहर के बारे में उसे ज्यादा कुछ खास नॉलेज थी। उसे खुद कोई आइडिया नहीं था कि आखिरकार उसकी शादी कितने बड़े मॉन्स्टर से हुई है। जल्दी ही विदाई का समय आ गया था और आस्था जल्दी से दौड़कर अपनी नानी के पास आई थी और उसने उसे गले से लगा लिया और बुरी तरह से रोने लगी। आस्था ने जैसे ही उन्हें नानी कहकर बुलाया, गले लगाकर रो पड़ी। उन्हें अब इस बात के बारे में पता चल चुका था कि असल में जिसकी शादी आज यहाँ हुई है वह उनकी लाडली आस्था की हुई है। तो उनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वे क्या कहें, क्या करें। उनकी आस्था की शादी इस तरह से कैसे हो गई, क्योंकि उन्होंने आस्था के बगैर रहने के बारे में अब तक सोचा तक नहीं था। उन दोनों को रोते हुए देख दादाजी जी अब थोड़ा सा परेशान हो गए थे। कहीं ना कहीं वह समझ चुके थे कि आस्था और उसकी नानी इसी तरह से रोती रही तो भरी महफिल में अरमान को इस बात के बारे में पता चल सकता है कि उसकी शादी जिससे हुई है वह प्रियंका नहीं है बल्कि आस्था हुई है। और अगर ऐसा हुआ तो यह उनके परिवार की इज्जत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पूरी दुनिया के सामने उनकी फैमिली मजाक बनकर रह जाएगी और अरमान सच्चाई जान गया तो उसके कहर से कोई नहीं बच पाएगा। और फिर आस्था को अरमान किसी भी कीमत पर अपने साथ घर लेकर नहीं जाएगा। वे अपने पोते के गुस्से को अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन्होंने मनोज को कुछ इशारा किया कि वह अपनी माँ को अभी और इसी वक्त यहाँ से लेकर जाए, क्योंकि अगर वह अंदर अपनी माँ को लेकर नहीं गया तो उसकी माँ रो रो कर सबके सामने इस बात के बारे में बयान कर देगी कि उनकी पोती की नहीं बल्कि यह उनकी नाती आस्था है जिसकी शादी धोखे से अरमान से हुई है। कहीं वे सवाल जवाब ना करने लगे। आहान और ध्रुव दोनों नानी को इतनी बुरी तरह से आस्था से लिपटकर रोते हुए देख रहे थे। वह दोनों आपस में बात करने लगे। आहान ने कहा, भाई ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर?
कहीं नानी को हमारे भाई के बारे में पता तो नहीं चल गया ना कि हमारा भाई कितना ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। इसीलिए तो यह भाभी से इस तरह से चिपक कर फूट फूट कर रो रही है। तभी ध्रुव बोला, यार चाहे कुछ भी कहो, मुझे तो बेचारी ग्रैंड नैनी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तभी आहान कहने लगा, तुम इस तरह से बोल रहे हो, भाभी की नहीं बल्कि तुम्हारी ही दादी है। तभी ध्रुव कहने लगा, वह सब तो ठीक है यार, पर तूने देखा किस तरह से रोना धोना चल रहा है। वैसे भी आज के जमाने में इस तरह से कोई इतना रोता है क्या? ऐसा लग रहा है कि भाभी को हम सबके सामने से किडनैप करके ले जा रहे हैं। आहान ने अपनी कोहनी ध्रुव को मारी और उसे घूर कर कहने लगा, यार तू अपनी बकवास बंद कर। जब देखो तेरे दिमाग में ये किडनैपिंग, अगवा या कोई ना कोई क्रिमिनल ख्याल आते जाते रहते हैं। कितनी बार कहा है तुझे कि ये क्रिमिनल वेब सीरीज थोड़े से कम देखा कर। ऐसा कहकर आहान ध्रुव की बातों से इरिटेट होने लगा। ध्रुव ने कहा, तुम देखना, एक दिन मेरे ये सारे थॉट तुम लोगों के बहुत काम आएंगे। ऐसा कहकर वह अपना कॉलर ऊंचा करने लगा। तब आहान ने उसे कहा, फालतू की बकवास छोड़ो, फटाफट से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमें यहीं छोड़कर चले जाए। तुम तो जानते हो ना भाई को, गुस्सा। वेल, जल्दी ही आहान और ध्रुव चुपचाप फिर से सर झुकाकर अरमान के ठीक पीछे जाकर खड़े हो गए। अब तब आलोक जी ने मनोज के द्वारा उसकी माँ को तो अंदर भिजवा दिया था। साथ ही साथ सभी मेहमानों को विदा करने के बाद वह आस्था को लेकर चलने का इशारा करने लगे, लेकिन आस्था के कदम जहाँ थे वहीं के वहीं खड़े के खड़े रह गए। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अरमान के साथ एक भी कदम आगे बढ़ा सके। और फिर जैसे तैसे धीरे धीरे मनोज जी की पत्नी यानी कि आस्था की मामी उसे खींचते खींचते थोड़ा सा आगे लेकर जाने लगी, लेकिन आस्था बड़ी ही धीमी धीमी रो रो कर सिसक सिसक कर चल रही थी। वहीं अरमान को उसके दादाजी ने सख्त इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उसे दुल्हन के साथ साथ ही चलना है, लेकिन आस्था के इस तरह से धीरे धीरे चलने पर अरमान बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया और अब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। तभी अचानक अरमान रुका और उसने आगे बढ़कर आस्था को गोद में उठा लिया। अब जैसे ही उसने आस्था को इस तरह से अपने गोद में उठाया, अब जितने भी लोग उस वक्त वहां मौजूद थे सभी ने जोरों से तालियां बजानी शुरू कर दी। अरमान ने गुस्से से सबको घूरने लगा। सबको तो यही लग रहा था कि अरमान एकदम से रोमांटिक हो गया है। उसने अपनी नई नवेली दुल्हन को गोद में जो उठा लिया था, लेकिन अरमान ने उसे गोद में इसलिए उठाया था क्योंकि आस्था बड़े ही धीमे धीमे कदमों से चल रही थी और अरमान को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचकर अपना काम कंटिन्यू करना था। तो इसीलिए उसने दुल्हन को गोद में उठा लिया था। अब ध्रुव और आहान हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ध्रुव तो जैसे पत्थर के जैसा जमसा गया था। वह आहान से कहने लगा, यार मुझे पिंच करके तो देख, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तब आहान ने जोरों से उसकी कमर में नोच ली और वह चीख पड़ा। दर्द से कराहते हुए कहने लगा, बेवकूफ, तुझे पिंच करने के लिए बोला था, इस तरह से पिल्ली की तरह नोचने के लिए नहीं। आहान ने कहा, यार मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे अरमान भाई, जिन्होंने आज तक अपने आसपास लड़कियों को फटकने तक नहीं दिया, उन्होंने आज भाभी को पहले ही दिन गोद में उठा लिया। कहीं हमारी भाभी ने आने से पहले ही हमारे भाई के दिल पर कब्जा नहीं जमा लिया? ऐसा कहकर वह मुस्कुराने लगा। तभी ध्रुव क्रिमिनल वाला दिमाग चलाने लगा। उसने कहा, तू गलत समझ रहा है। तुझे क्या अरमान ब्रो के बारे में पता नहीं है? जरूर उसके पीछे भी उनका कोई न कोई मकसद रहा होगा। अब चल फटाफट, अगर हम यहीं खड़े रहे बकवास करते रहे तो वह हमें छोड़कर चले जाएंगे। जल्दी ही अरमान ने आस्था को ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया। आस्था अब और भी ज्यादा डर गई और संकुच कर बैठ गई। अरमान ने पहली बार किसी लड़की को इस तरह से अपनी गोद में उठाया था, तो उसके लिए कुछ अलग ही तरह का एहसास था। उसे उसकी बीवी एकदम हल्की फुल्की सी लगी थी। तब आलोक जी हल्का सा मुस्कुराते हुए वहां से अपनी कार में जा बैठे थे। अरमान आस्था के ठीक बराबर आकर बैठ गया और अरमान ने एक बार फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया। आस्था बेचारी घूंघट में से कार की खिड़की से झांक रही थी कि उसे आखिरी बार उसकी नानी का चेहरा देखने को मिल जाए।
लेकिन वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वह शादी के वक्त इतना रो चुकी थी कि उसकी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। जल्दी ही गाड़ी सिंघानिया मैंशन की ओर रवाना हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर आकाश और सुमित आस्था के गृह प्रवेश के लिए जो कुछ भी उनसे बन पड़ा था, वह सारी तैयारियां कर रहे थे। वह सारी तैयारियां उन्होंने टीवी में या यूट्यूब वीडियो सर्च करके की थी, क्योंकि उन्हें रस्मों रिवाजों का कोई खास नॉलेज नहीं था कि आखिरकार नई नवेली बहू का स्वागत किस तरह से किया जाता है। और इसीलिए उन्होंने जैसे तैसे आरती की थाली तो तैयार कर ली, लेकिन अब कलश में क्या क्या भर कर रखें और किस तरह से कलश भरे। थोड़ा बहुत उन्होंने यूट्यूब से सर्च करके जो भी सामान रेडी किया था, और अब खुश होकर दुल्हा दुल्हन का इंतजार करने लगे। जल्दी ही उनकी कार मैंशन पर आकर रुकी। अरमान एक बार फिर सिंघानिया मैंशन में एंट्री कर चुका था। आस्था की मामी ने उसे घूंघट उठाने से सख्त मना किया था कि वह किसी भी कीमत पर घूंघट नहीं उठाएगी जब तक कि वह अपने ससुराल नहीं पहुंच जाती। कहीं ना कहीं उसकी मामी को अब भी इस बात का डर था कि अगर अरमान सिंघानिया को दुल्हन बदलने वाली बात के बारे में पता चला तो अरमान सिंघानिया उन सब को गोलियों से उड़ा देगा, क्योंकि अरमान सिंघानिया के बारे में काफी हद तक नेगेटिव बातें ही पूरे शहर भर में फैली हुई थीं कि अरमान सिंघानिया को धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, और अरमान अपने गुस्से में किसी की भी जान ले सकता था। एक तरह से मौत का दूसरा नाम है अरमान सिंघानिया। वेल, आस्था को कार से उतारने वाला वहां कोई नहीं था। तब एक नौकर ने आस्था के लिए गेट का दरवाजा खोल दिया। आस्था नीचे तो उतर गई, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे किस ओर जाना है, क्योंकि उसने घूंघट ओढ़ रखा था, इसलिए उसे रास्ता समझने में मुश्किल हो रही थी। फिलहाल आस्था अपनी जगह खड़ी तो हो गई थी। अब आस्था को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस ओर जाए। हालांकि उसने कोशिश की, हल्का सा घूंघट उठाकर इधर उधर ना समझी में देखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ मार्बल का फर्श ही दिखाई दे रहा था। उसके अलावा उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। तब अचानक दादाजी रुके। उन्होंने देखा कि आस्था पीछे रह गई और अरमान लंबे लंबे कदमों से चलता हुआ मेंशन की ओर जा रहा है। दादाजी ने आवाज लगाई, अरमान ठहरो, तुम इस तरह से बिना दुल्हन लिए मेंशन में एंट्री कर सकते हो? जाओ, दुल्हन को भी अपने साथ अंदर लेकर आओ। अब जैसे ही दादाजी ने यह कहा, अरमान छिड़कर रह गया। अरमान ने अपने दादा को घूर कर देखा, लेकिन उस वक्त वह मजबूर था, क्योंकि अरमान ने खुद ही अपने दादा को वादा किया था कि उसके दादा जो कुछ भी कहेंगे वह वही करेगा। तो इसीलिए वह चिढ़ता हुआ सीधा आस्था के पास जाकर खड़ा हो गया और आस्था की ओर गुस्से से देखकर कहने लगा, क्या थोड़ा सा तेज नहीं चल सकती, या तुम्हें चलना ही नहीं आता है? ऐसा कहकर उसने आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसका हाथ कसकर पकड़कर वह उसे लगभग घसीटते हुए सिंघानिया मेंशन के अंदर लेकर जाने लगा। अब आस्था की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक तो उसने कोहनियों तक लाल रंग का चूड़ा पहना हुआ था, ऊपर से अरमान ने उसका हाथ काफी तेजी से पकड़ा था, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। हल्की सी चीख उसके होठों से निकल गई, लेकिन अरमान ने उसकी चीख को सुनकर भी अनसुना कर दिया और लगभग उसे घसीटते हुए सिंघानिया मैंशन के गेट पर जा पहुंचा। और जैसे ही वह उसे लेकर अंदर की ओर जाने लगा, तुरंत आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान चारों के चारों ने एक साथ खड़े होकर चिल्लाया, रुको भाई। अब जैसे ही अरमान ने सुना, उसने आईब्रो उठाकर उन चारों की ओर देखा। एक पल के लिए चारों उसकी आंखों को देखकर डर गए, लेकिन उन सब ने थोड़ी सी हिम्मत करते हुए कहा, ब्रो, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। अरे, हमने बहुत सारी मूवीज और फिल्मों में देखा है कि जब भी कोई नई बहू आती है तो उसका अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। तो क्या हुआ अगर हमारे घर में लेडीज नहीं है तो? लेकिन हम लोग तो हैं, हम तो भाभी का वेलकम अच्छी तरह से कर सकते हैं ना। अब जैसे ही आहान ने यह कहा, अरमान गुस्से से उसकी ओर देखकर कहा, लगता है कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है मैंने तुम्हें। तुमने बहुत कॉलेज का बहाना बना लिया। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस आओगे। अब जैसे अचानक से अरमान ने यह कहा, आहान की हालत खराब हो गई और वह कहने लगा, नहीं नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुमने बहुत कॉलेज का बहाना बना लिया। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस आओगे। अब जैसे अचानक से अरमान ने यह कहा, आहान की हालत खराब हो गई और वह कहने लगा, नहीं नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुमने बहुत कॉलेज का बहाना बना लिया। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस आओगे।
मतलब मैं ऑफिस जाकर क्या करूंगा, और इस बात का ऑफिस से क्या लेना देना, और कल से तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट स्टार्ट होने वाले हैं। भाई, आप नहीं जानते कितना सारा कॉलेज का काम करना मुझे। और तभी सुमित कहने लगा, देखो अरमान, तुम इस तरह से बात को घुमा नहीं सकते हो। ठीक है, और अभी हम लोग तुम दोनों की पहले आरती वगैरह उतारेंगे, और उसके बाद भाभी अपने दाएं पैर से यह कलश गिराएंगी, और फिर तुम दोनों अंदर आओगे। जैसे ही सुमित ने यह कहा, अरमान का सब्र अब पूरी तरह से जवाब दे गया, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची कि वह अब उन सब के इस तरह के रीति रिवाज और कर सके। और तभी अरमान ने गुस्से से कहा, इन सब काम धाम की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ हटाओ यहाँ से, और तुम सब हटो मेरे रास्ते से। ऐसा कहकर अरमान गुस्से से आगे बढ़ने लगा। तभी दादाजी कहने लगे, अरे बेटा, अगर बच्चे जिद्दी कर रहे हैं तो करने दो उन्हें भी अपने मन की। अगर वे अपनी भाभी का स्वागत करना चाहते हैं तो करने दो, क्यों उन्हें रोक टोक रहे हो। तब अरमान गुस्से से दादाजी की ओर देखकर कहने लगा, दादाजी, आपकी और मेरी शर्त सिर्फ और सिर्फ शादी तक ही थी। शादी तक ही आपने जो कुछ कहा मैंने वही सब किया, लेकिन अब क्योंकि शादी हो चुकी है और आपकी सो कॉल्ड बहू घर में आ चुकी है, तो अब मैं आपकी किसी तरह की कोई भी फरमाइश मानने का या सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ऐसा कहकर अरमान जल्दी ही आस्था का हाथ वहीं दरवाजे पर छोड़कर खुद लंबे लंबे कदमों से बढ़ाता हुआ सीधा अपने कमरे में चला गया। और अब चारों के चारों अफसोस से उसे जाते हुए देख रहे थे, और सभी को रह रहकर अपनी भाभी, जो नई नववेली दुल्हन थी, उसे देखकर उन्हें काफी ज्यादा तरस आ रहा था, जो दरवाजे पर अब अकेली खड़ी थी। अब आलोक जी भी चुप हो गए, क्योंकि वह अपने अकड़ू पोते को अच्छी तरह से जानते थे कि उनका पोता कितना ज्यादा अकड़ू और जिद्दी है, और कितने मुश्किल से उन्होंने अपनी बीमारी के चलते जैसे तैसे अरमान से शादी का वादा लिया था और उसकी शादी करवा दी। लेकिन अब वह समझ चुके थे कि अब उनका पोता उनकी कोई भी बात मानने वाला नहीं है, इसीलिए वह अब सीधा अपने कमरे की ओर चले गए। लेकिन जाने से पहले वह उन चारों से कहना नहीं भूले, बहू को गृह प्रवेश के बाद आराम से ले जाकर अरमान के कमरे तक छोड़ आओ। दादाजी के जाने के बाद अब चारों को इजाजत मिल चुकी थी आस्था के गृह प्रवेश करने की। आस्था दरवाजे पर खड़ी हुई अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी, क्योंकि उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसके कानों में तो सिर्फ और सिर्फ सभी की बातें सुनाई दे रही थीं, और अरमान का गुस्से से इस तरह से जवाब देना सुनकर कहीं ना कहीं वह समझ चुकी थी कि अरमान कितना बड़ा घमंडी और जिद्दी इंसान है। कहीं ना कहीं अरमान को बिना देखे ही, बिना जाने ही, बिना सोचे समझे उसके बारे में आस्था ने एक जिद्दी, गुस्सैल और अकड़ू की अलग ही सोच, छवि अपने मन में बना ली थी। तभी आकाश ध्रुव की ओर देखकर कहने लगा, अरे यार, अब क्या करें? अरमान तो ऐसे कैसे चला गया? अब भाभी का क्या? बेचारी ऐसे ही खड़ी रहेंगी? तभी वह चारों थोड़ा सा आगे आए और कहने लगे, भाभी देखो, अब यहाँ पर कोई नहीं है, ना तो यहाँ आपका पति है और न ही आपके दादा ससुर हैं, तो अब आप अपना यह लंबा सा घूंघट हटा सकती हैं। तब आकाश ने जल्दी से कहा था, भाभी, आप अपने आप को इस भारी भरकम घूंघट से आजाद कर सकती हैं। जैसे ही आस्था ने यह सुना, वह पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग क्या कह रहे हैं, और घूंघट उठाने से तो उसे उसकी मामी ने मना किया है, तो फिर ये लड़के उसे घूंघट उठाने को क्यों कह रहे थे? और वैसे भी वह जिस गांव से थी, उस गांव में लड़कियों का किसी लड़के से बात करना भी बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था। आस्था ऐसे माहौल में शुरू से पली बड़ी थी, और यहाँ तो 4-4 मूंछ वाले उसकी आंखों के सामने खड़े थे, जो उसे अपना घूंघट उठाने के लिए कह रहे थे। अब तो आस्था की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। तब अचानक आहान आगे बढ़ा था और कहने लगा था, भाभी देखिए, वैसे तो ये घूंघट उठाने की रस्म का काम भैया को करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें? भैया तो इस वक्त यहाँ है ही नहीं, तो अगर आप इजाजत दें तो क्या यह काम हम कर दें? तभी ध्रुव आगे आया था और कहने लगा था, यह क्या बेशर्मी वाली बातें भाभी से कर रहा है? ये हक सिर्फ और सिर्फ भाई का है, और ये हम भाइयों से नहीं छीन सकते हैं, समझा तू? और पगले, थोड़ा सा सोच समझ ले,
वह भाभी है हमारी। भाभी, तू इस तरह से भाभी के बारे में इस तरह की बकवास नहीं कर सकता है। तभी ध्रुव आगे आया था और कहने लगा था, यह क्या बेशर्मी वाली बातें भाभी से कर रहा है। ये हक सिर्फ और सिर्फ भाई का है और ये हम भाइयों से नहीं छीन सकते हैं, समझा तू? और पगले, थोड़ा सा सोच समझ ले, वह भाभी है हमारी। भाभी, तू इस तरह से भाभी के बारे में इस तरह की बकवास नहीं कर सकता है। अब जैसे ही ध्रुव ने यह कहा, आह्वान झेंप गया था और कहने लगा था, यार तू भाभी के सामने मेरा कचरा क्यों कर रहा है? उन्हें क्या लगेगा कि उनका देवर एक नंबर का लड़कीबाज है, छिछोरा है? तुझे मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी ध्रुव कहने लगा था, अरे पागल, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुझे समझा रहा हूँ कि तुझे इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। घूंघट उठाने का हक सिर्फ और सिर्फ भाई का है। और अभी फिलहाल दादाजी ने हमें क्या कहा है कि हमें भाभी को भाई के कमरे तक पहुंचाना है। अब मेरी प्यारी भाभी, आप एक काम कीजिए, दाईं पैर से इस कलश को गिरा दीजिए और अंदर आ जाइए। अब आस्था ने हल्का सा घूंघट जैसे ही हटाया तो उसे वह कलश दिखाई दे गया था। पहले तो वह सोचती रही कि वह उनकी बात माने या ना माने, लेकिन वह इस तरह से पूरी रात घर के बाहर भी खड़ी नहीं रह सकती थी। इसीलिए जल्दी ही उसने अपने दाएं पैर के अंगूठे से उस कलश को गिरा दिया था, क्योंकि वह भी जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकलना चाहती थी। वैसे भी यह शादी का जोड़ा इतना ज्यादा भारी था कि उसे अब सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी। तो जल्द से जल्द वह खुद को इस शादी के जोड़े से आजाद करवाना चाहती थी। लेकिन यहाँ तो आस्था की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आदमी ही आदमी उसे नजर आ रहे थे। कोई भी उसे औरत दिखाई नहीं दे रही थी। इतना ही नहीं, कोई नौकरानी भी उस वक्त मौजूद नहीं थी। तो रह रहकर उसे अब काफी ज्यादा अजीब और डर भी लगने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि वह एक अलग ही तरह की दुनिया में आ गई हो। अब जैसे ही आस्था ने वह कलश गिराया तो चारों के चारों ने तालियां बजा दी थीं। वह ध्रुव तो सीटी मारते हुए कहने लगा था, रे वाह भाभी, आपने तो एक कमाल ही कर दिया। बिल्कुल परफेक्टली आपने गिराया है। ऐसे ही हमने टीवी में भी देखा था। अब जैसे ही ध्रुव ने यह कहा, आस्था के होठों पर ना चाहते हुए भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। और तभी सुमित और आकाश दोनों आगे आए थे और कहने लगे थे, भाभी आप इन दोनों की बकवास छोड़िए, आप आइए, हम आपको भाई के कमरे तक लेकर चलते हैं। अब जैसे ही उन दोनों ने यह कहा, आस्था का दिल जोरों से धड़कने लगा था, क्योंकि अभी तक उसने अरमान को देखा नहीं था और अरमान ने केवल बदले में उसके साथ रूखा सा ही व्यवहार किया था। और अरमान की बातों से यह साफ बात पता चल चुकी थी कि अरमान शादी से खुश नहीं है। तो इसीलिए आस्था उस कमरे में जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिलहाल वह इन लोगों को क्या कहती? ये लोग तो सारे ही उसके लिए अजनबी थे। अब जल्दी ही आस्था ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी। अब जैसे ही आस्था ने अरमान के कमरे में जाने के लिए हाँ कहा, चारों के चारों अलग अलग तरह की शक्ल बनाते हुए कहने लगे थे, हमारी भाभी तो कुछ ज्यादा ही एडवांस निकली। और हम क्या समझ रहे थे कि हमारी भाभी काफी ज्यादा शर्मीली किस्म की है। भाभी तो भाई के कमरे में जाने के लिए बेचैन हो रही है। देखा आपने किस तरह से भाभी ने हाँ कह दिया है। अब तो आस्था और भी ज्यादा झेप गई थी और सोचने लगी थी, ये कैसे लोग हैं? अपना आप ही तो ये उसे वहां उस कमरे में जाने के लिए कह रहे हैं और अपने आप उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। तभी आस्था के मुंह से अचानक से निकला था, नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अब जैसे ही अचानक से आस्था ने उन चारों की बातें सुनने के बाद एकदम से यह कहा कि नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अब तो वे चारों जोरों से एक दूसरे के हाथ पैर मारकर हंसने लगे थे और कहने लगे थे, अरे भाभी प्लीज प्लीज, आप बुरा मत मानिए, हम तो सिर्फ और सिर्फ आपकी थोड़ी सी टांग खींच रहे थे। अच्छा आप आइए, वैसे भी आपके लिए इतने दिनों से आपकी शादी वगैरह की तैयारी, फंक्शन चल रहे होंगे, तो आप काफी ज्यादा थक गई होंगी। आप चलिए और जाकर आराम कीजिए। ऐसा कहकर वे उसे लेकर जाने लगे थे। तभी अचानक आस्था ने हिम्मत करके बोला था, क्या आप लोग मुझे किसी दूसरे कमरे में नहीं छोड़ सकते हैं? अब जैसे ही आस्था ने थोड़ी सी भोली शक्ल बनाकर यह कहा,
वे चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे और तभी सुमित कहने लगा था, भाभी, आपकी शादी अरमान सिंघानिया से हुई है। अगर आप इस तरह से दूसरे कमरे में जाने की बात करेंगी तो वह हम चारों को गोली से उड़ा देगा। और अभी फिलहाल हमारा इरादा बिल्कुल भी मरने का नहीं है, क्योंकि अभी तो हम छोटे से बच्चे हैं और अभी तो हमने शादी भी नहीं की, फर्स्ट किस भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया जिंदगी में, और अभी हमारा मरने का कोई इरादा नहीं है। जैसे ही सुमित ने बेचारगी से यह सब कुछ कहा, आस्था खुद को रोक नहीं पाई और खिलखिलाकर वह हंस पड़ी थी। अब आस्था को हंसते हुए देखकर वे चारों भी मुस्कुराने लगे थे, क्योंकि आस्था की हंसी बड़ी ही खूबसूरत थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था मानो कि उनके कानों में किसी ने घुंघरू बजा दिए हों। तभी आह्वान तो खुद को रोक नहीं पाया और कहने लगा, तेरे वाह भाभी, आपकी हंसी तो बड़ी प्यारी है। पता नहीं आप अपना यह लंबा सा घूंघट कब हटाएंगी और हम आपको कब देखेंगे। वैसे भी जब भाई आपको देखने के लिए गए थे, वह तो हमें साथ भी लेकर नहीं गए थे और बस अब सीधा शादी में हमें लेकर गए हैं। हमने तो आज तक आपको देखा ही नहीं है। हमने बेचारी से शक्ल बनाकर कहा था। तभी आकाश कहने लगा था, अरे बहुत देर हो गई, अब तुम भाभी को सताना छोड़ो। और शायद तुम भूल रहे हो, अगर इसी तरह से तुम लोग भाभी के साथ टाइम पास करते रहे तो भाई और भाभी की पहली रात का क्या होगा, और हम लोगों को जो पार्टी करनी है उसका क्या। दादाजी ने पहली बार हमें पार्टी करने की परमिशन दी है, भूलो मत। इस तरह से टाइम वेस्ट करके खुद का नुकसान होगा। अब जैसे ही आकाश ने यह कहा, उन सभी को अपनी पार्टी की और साथ ही साथ अपने भाई भाभी की पहली रात की याद आ गई थी। और तभी उन्होंने कह दिया था, और चलो ठीक है, भाभी को छोड़कर आते हैं। ऐसा कहकर जल्दी वे लोग आस्था को अरमान के कमरे तक ले आए थे और जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तभी ध्रुव कहने लगा था, लगता है भाई सो गए होंगे। वैसे भी काफी ज्यादा थक गए हैं और वैसे भी अपनी शादी में भी उन्होंने काम ही काम किया है। अब जैसे ही ध्रुव ने यह कहा, आकाश ने अंदर झांक कर देखा था और कहने लगे थे, लेकिन अंदर तो कोई है ही नहीं, लगता है भाई स्टडी रूम में होंगे। तभी सुमित ने अपने माथे पर हाथ मार लिया था और कहने लगा था, भाई आज के दिन भी काम ही काम कर रहे हैं, एक दिन कभी अपने काम से ब्रेक नहीं ले पाए और अब अपने आप को पूरी तरह से काम में डुबो लिया। अभी भी अपना काम खत्म करने के लिए स्टडी रूम में चले गए। हद होती है यार, किसी को इतना ज्यादा भी वर्कहॉलिक नहीं होना चाहिए। तभी चारों कहने लगे थे, चलो कोई नहीं, अब भाभी आ गई है, सब सुधर देगी। ऐसा कहकर वे चारों मुस्कुराकर घूंघट में खड़ी हुई आस्था को देखने लगे थे। तब आस्था को अपने ऊपर चारों एक नहीं बल्कि चार चार नजरें जैसे ही महसूस हुई, वह थोड़ा सा और भी ज्यादा असहज हो गई थी। तभी ध्रुव ने आस्था की सिचुएशन समझ ली थी और वह तीनों को डांटते हुए कहने लगा था, अरे यार, अब अपनी फालतू की बकवास बंद करो। अगर भाई स्टडी रूम में ही है तो भाभी को तो कम से कम अंदर कमरे में जाने दो, वह तो आराम कर लेगी। और तभी ध्रुव कहने लगा था, भाभी आपकी जरूरत के सारे कपड़े हमने ऑलरेडी भाई के क्लोजेट में सेट करवा दिए हैं, तो आपको किसी भी चीज की अगर कोई भी परेशानी हो तो आप बेल बजा दीजिएगा, कोई ना कोई उसी वक्त आपकी सेवा में जरूर हाजिर हो जाएगा। ऐसा कहकर ध्रुव, सुमित, आकाश और आह्वान ने आस्था को अरमान के कमरे में छोड़ दिया था। अब जैसे ही आस्था अंदर कमरे में गई और उसने खुद को अकेला पाया तो उसने राहत की सांस ली और जल्दी से उसने उस कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। कमरे को लॉक करने के बाद सबसे पहले उसने अपने आप को घूंघट से आजाद किया और लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगी। और तभी उसकी नजर उस बेडरूम पर गई जिसमें वह उस वक्त खड़ी हुई थी। वह अच्छी तरह से चारों तरफ देख रही थी। वह बेडरूम ब्लैक एंड व्हाइट रंग का कॉम्बिनेशन था और वहां की सभी चीजें बेहद महंगी और इम्पोर्टेंट थीं। और बीचों बीच पड़ा हुआ एक किंग साइज का बड़ा सा बेड था। इतनी महंगी महंगी चीजें देखकर आस्था बड़ी हैरानी से देख रही थी। और जल्दी ही बेड के ठीक सामने उसे एक मिरर दिखाई दिया और आस्था डरते डरते कदमों से एक बार मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। और जैसे ही उसने मिरर में खुद को देखा तो वह देखते ही रह गई।
उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि वह खुद को नहीं बल्कि किसी और को देख रही है। उसने देखा कि रोने की वजह से उसकी आंखें पूरी तरह से सूजी हुई थीं। उसका नाक तो एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया था। हालांकि आस्था बड़ी खूबसूरत लग रही थी। कितनी ही देर तक वह खुद को मिरर में निहारती रही। तभी आस्था को इस बात का एहसास हुआ कि वह इस वक्त किसी के कमरे में है और इस वक्त वह अकेली है, तो इस तरह से वह बेवकूफ होकर एक जगह खड़ी नहीं रह सकती है। तो इसीलिए आस्था ने जल्दी से देवरों की बात याद की कि क्लोजेट में उसके कपड़े रखे हुए हैं। तो जैसे ही उसने कपड़े खोले तो वह हैरान हो गई थी। वहां पर कपड़े तो रखे हुए थे, लेकिन सभी के सभी बेहद महंगे और ब्रांडेड थे। एक से एक इंपोर्टेड साड़ियां थीं, और साड़ियां तो आस्था ने कभी पहनी ही नहीं थी। वह तो हमेशा शुरू से ही सिंपल सा लेगिंग्स सूट वगैरह पहना करती थी और दुपट्टा लिया करती थी। लेकिन इस तरह की फैंसी साड़ियां देखकर आस्था का तो गला सूखने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या पहने। अब आस्था पूरी तरह से मायूस हो गई और उसी तरह से फिर उसने वापस से वह घूंघट, जो कि लहंगे का था, वह एक बार फिर पहन लिया और उस घूंघट को पहनकर वह एक सिरे पर बैठ गई। और कब उसकी आंख लग गई, सोचते विचारते हुए उसे खुद पता ही नहीं चला। वहीं अरमान आधी रात तक काम करता रहा और करीब 2 बजे अपना पूरा काम खत्म करने के बाद जैसे ही वह अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगा और उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसका कमरा अंदर से लॉक था। अब तो अरमान का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि अरमान को उसका कमरा लॉक मिला। फिर उसने जल्दी ही अपने फिंगरप्रिंट लॉक का इस्तेमाल करते हुए अपना रूम खोल लिया था, क्योंकि अरमान का पूरा दरवाजा, सब कुछ, पूरा घर उसके अंडर कंट्रोल में था। वह जब चाहे किसी भी जगह पर बिना किसी की परमिशन के जा सकता था, और यह तो उसका कमरा था जो उसने खुद अपने मुताबिक डिजाइन करवाया था। अब जैसे ही वह अपने कमरे में अंदर गया, उसने देखा कि बेड के एक कोने पर आस्था गद्दी से लिपटी हुई लेटी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से कवर किया हुआ था। अरमान ने नफरत से उसकी ओर देखा और अगले ही पल अपना मुंह मोड़ लिया और सोचने लगा कि दादाजी को इसे मेरे कमरे में भेजने की क्या जरूरत थी। मैंने यह शादी सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए की है, कोई अपनी खुशी से नहीं की है। जो यह लड़की मुंह उठाकर मेरे कमरे में आ गई। अरमान का दिल तो किया कि अभी और इसी वक्त इस लड़की को उठाकर वहां से बाहर फेंक दे, लेकिन फिलहाल क्योंकि आस्था सोई हुई थी तो वह उसे उठा नहीं पाया। लेकिन उसके साथ एक बेड पर सोना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, और अपने कमरे के अलावा अरमान को कहीं और नींद भी नहीं आती थी। अब अरमान पूरी तरह से कशमकश का शिकार हो गया, तो इसीलिए उसने आस्था को जगाने के लिए जानबूझकर थोड़ा सा खांसना शुरू कर दिया। लेकिन आस्था तो बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी, इसीलिए वह उस वक्त गहरी नींद में थी। अरमान के खांसने की आवाज उसके कानों तक पहुंच नहीं रही थी। वह तो एकदम गहरी नींद में सोई हुई थी। अब अरमान ने 1-2 बार खांसा, फिर थोड़ा सा तेज खांसा, लेकिन आस्था ने उसकी कोई आवाज नहीं सुनी। अब तो अरमान चिढ़ गया, क्योंकि अरमान काफी देर जगाने के लिए जो मेहनत कर रहा था उसे भी नींद आ रही थी। अपने बेड पर कब्जा जमाए देख अरमान छिड़कर कहने लगा, सारी नींद यहीं आकर पूरी करेगी क्या? इसे मेरा खांसने की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अरमान कुछ कदम बढ़ाता हुआ जल्दी ही आस्था के साइड में पहुंच गया और टेबल पर रखे हुए कांच के गिलास पर उसने जोरों से अपना हाथ मार दिया और गिलास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। गिलास गिरने से तेज शोर भी हुआ, लेकिन फिर भी आस्था की आंख नहीं खुली। अब तो अरमान ने गुस्से से अपने ही माथे पर हाथ मार लिया, लेकिन अरमान को इस तरह किसी को झेलने की आदत नहीं थी। अरमान सोचने लगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस लड़की को इतनी आसानी से क्यों उठा रहा हूँ? तब अचानक अरमान ने अपने पॉकेट के जेब में हाथ डाला और जल्दी ही एक गन उसके हाथों में थी और गुस्से में उसने उस बंदूक से आस्था के बेड से थोड़ी दूरी पर रखे एक वेस पर फायर कर दिया। अब जैसे ही आस्था के पास वेस में फायर हुआ, आस्था तुरंत उठकर बैठ गई और उसने जोरों से चीख मार दी और वह बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब इस तरह से गन चलने की आवाज के शोर से सुमित, आहान, ध्रुव, आकाश जो आपस में पार्टी कर रहे थे वे सब घबरा गए। दादाजी जो कि सो चुके थे
उनकी आंखें खुल गईं और सभी के सभी दौड़ते हुए अरमान के कमरे में आए और अरमान के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगे। अरमान, जो कि आस्था को इस वक्त डांटना चाहता था कि वह कब से यहाँ पर उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उठ नहीं रही है, वह उसे कुछ कहता। उसी वक्त बाहर दरवाजे पर दादाजी जोरों से खटखटाने लगे, अरमान को पुकारने लगे। दादाजी को कहीं ना कहीं यह लगा कि अरमान ने आस्था का चेहरा ना देख लिया हो और गुस्से में उसने प्रियंका की जगह आस्था को देखकर आस्था को गोली ना मार दी हो। कहीं ना कहीं यह सब सोचकर उन्हें डर लग रहा था। उन्होंने इस डर से दरवाजा जोरों से पीटना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं उन्हें डर भी लग रहा था। उन्हें अपने पोते के हर हरकतों के बारे में अच्छी तरह से पता था। वहीं उन चारों दोस्तों का रंग भी पूरी तरह से उड़ा हुआ था और सभी अंदर क्या हो रहा है इस बात को लेकर चिंतित थे। जल्दी ही अरमान ने दरवाजा खोल दिया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सबसे पहले दादाजी अंदर गए और अरमान की ओर देखकर कहने लगे, क्या हो रहा है यहाँ? यह शॉट की आवाज कैसे आई? आखिर तूने ऐसा क्या किया है? तभी वह चारों भी अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने इधर उधर चारों तरफ अच्छी तरह से देखना शुरू किया, लेकिन आस्था तो बेड पर थी ही नहीं। अब तो दादाजी और बाकी सबके दिल जोरों से धड़कने लगे। कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा कि जरूर अरमान ने आस्था को ही गोली मार दी है। धीरे धीरे जैसे ही वे लोग कुछ कदम आगे गए तो उन सबके कानों में रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज को सुनकर सबने राहत की सांस ली, क्योंकि आस्था काफी ज्यादा डर गई थी और वह हिचकियां लेकर रो रही थी। अरमान के मौजूदगी की वजह से वह काफी डरी हुई थी, इसीलिए उसने खुद को दुपट्टे से ढंका हुआ था, जिस वजह से उसका चेहरा अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। जल्दी ही दादाजी उसकी ओर गए और आस्था को उठाने लगे। आस्था ने जैसे ही अपने पास दादाजी के हाथ पाया तो उसने राहत की सांस ली। वह खुद को शांत करने लगी, लेकिन उसका पूरा जिस्म इस वक्त पूरी तरह से कांप रहा था, जो कि घूंघट में और उसके भारी भरकम लहंगे में भी दिखाई दे रहा था। तभी दादाजी जी गुस्से से अरमान की ओर देखकर कहने लगे, यह क्या बदतमीजी अरमान, यह क्या किया तूने? तूने बहू को क्यों धमकाया? अरमान ने कहा, दादाजी, आपके कहने से मैंने यह शादी की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा भी। आखिर क्यों आपने इस लड़की को मेरे कमरे में भेजा? आपको इसे इस तरह से मेरे कमरे में नहीं भेजना चाहिए था। आप शुक्र मनाइए कि मैंने गोली इसके सर में नहीं चलाई। अब जैसे ही अरमान ने बड़े ही रूढ़े तरीके से यह सब कहा, तभी सुमित आ गया और कहने लगा, यह गलत बात है। अरमान ब्रो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी अरमान गुस्से से सुमित की ओर देखकर कहने लगा, सुमित, मुझे लगता है कल से तुम्हें अपने ऑफिस चले जाना चाहिए। काफी समय हो गया तुम्हें अपनी ऑफिस के दर्शन किए हुए। अब जैसे ही अरमान ने सीधे सुमित की बेइज्जती की, तो सुमित ने भी अपना मुंह बना लिया और पैर पटकता हुआ वह वहां से चला गया। तब आकाश ने एक और कोशिश की और कहने लगा, लेकिन सुमित ने ऐसा क्या कहा? अरमान, तुम्हें इस तरह की हरकत भाभी के साथ नहीं करनी चाहिए थी। अब अरमान को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, तुम अपनी बकवास बंद करो आकाश। और किसने कहा कि यह लड़की तुम्हारी भाभी है? कोई जरूरत नहीं है इसे भाभी वगैरह कुछ भी कहने की, समझे तुम लोग? जाओ जाकर अपना अपना काम करो। पार्टी कर रहे थे ना तुम सब, जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करो। तभी ध्रुव हैरानी से सोचने लगा कि यह तो पार्टी में था भी नहीं, तो फिर इसे कैसे पता चला कि हम सब पार्टी कर रहे थे? फिलहाल ध्रुव ने आकाश और आहान से कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी दादाजी जी आस्था को लेकर वहां से जाने लगे और अरमान की ओर देखकर कहने लगे, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। ऐसा कहकर वे आस्था को जल्दी ही बाहर ले गए और उसे अब एक गेस्ट रूम में ले गए। आस्था को दिलासा देने लगे। अब तक आस्था काफी ज्यादा नॉर्मल हो गई थी। अब दादाजी ने आस्था की ओर देखकर कहा, बेटा माफ करना, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन उस वक्त हमारी भी मजबूरी थी और कोई रास्ता नहीं था इस सिचुएशन से निकलने का, इसीलिए हमने तुम्हें मजबूर करके अरमान से शादी करवाई, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती।
बेटा। और तब अरमान तो पूरी तरह से गुस्से में पागल हो उठता और वह तुम्हारी पूरी फैमिली को जान से मार देता। तुम नहीं जानती कि उसका गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक है। अब तक तुम्हें इस बात का अंदाजा तो अच्छी तरह से हो ही गया होगा कि तुम्हारे सिर्फ बेड पर लेटने की वजह से उसने तुम पर गोली चलाई। अब तुम सोच सकती हो कि बात जब उस इंसान की इज्जत पर आ जाती है तो वह किस हद तक गुस्से से पागल हो जाता है। इसीलिए सबकी भलाई के लिए हमने यह फैसला लिया। हम जानते हैं हमारे पोते का बर्ताव कैसा है और शायद पूरी तरह से गलत भी है, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उस वजह को जानते हैं जिस वजह से हमारा पोता ऐसा बन गया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है कि तुम उसकी हमसफर बनकर सब कुछ ठीक कर दोगी। एक औरत अपने प्यार से सब कुछ ठीक कर सकती है। हम चाहते हैं कि तुम अरमान को पूरी तरह से बदल दो। हम वादा करते हैं, यह आलोक सिंघानिया का वादा है। अगर तुम हमारे पोते में बदलाव ला देती हो और उसे अपने परिवार में रहना, हंसना, बोलना, अपने साथ खुश रहना सिखा देती हो, तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे डॉक्टर बनने की पढ़ाई पूरी करवाएंगे और अरमान के खिलाफ जाकर तुम्हारी हेल्प करेंगे। जैसे ही आस्था ने यह सुना, एक बार फिर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक नजर आ गई, क्योंकि जब उसकी अरमान से शादी हुई थी तब वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके सारे सपने कहीं ना कहीं चकनाचूर हो चुके थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।